तो आप सभी को बुक खरीद लेनी है। अब चलिए हम लोग चलते हैं आज के अभ्यास पर। तृतीय और चतुर्थ पाठ का हम लोग अभ्यास करेंगे। तृतीय अभ्यास जो है उसको मैं पहले कराऊंगा और उसके लिए मैं पीडीएफ शेयर करता हूं आप सभी की स्क्रीन पर, और आप सभी को जो स्क्रीन शेयर होगा आप लोग इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जूम करके भी इसको आप लोग देख सकते हैं क्योंकि पेज बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप लोग जूम कर करके देख लीजिएगा क्योंकि बार बार ठीक है। तो आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या, बताएंगे एक बार। जी सर, दिख रही है एकदम बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने 50 शब्दकोश देख लिए थे, है ना। और सुरेंद्र जी, आप अभी तक इस कक्षा में सबसे कमजोर विद्यार्थियों में से हैं, है ना। तो आपको अपने ऊपर बहुत कार्य करना है। हर एक चीज जो जो कक्षा में होती जा रही है आपको, और आप सभी के लिए भी मैं कह रहा हूँ, रोज उसको तैयार करेंगे क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास होती है और 1.5 घंटे में आप लोगों को पता है मैं 1.5 घंटे का समय टोटल क्लास के लिए ही देता हूँ, है ना। बातचीत वगैरह में बिल्कुल भी करता नहीं हूँ बीच में। तो आप सभी को अच्छे से सब चीजों को तैयार करना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे और सोचेंगे कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे तो ये छूट जाएगा फिर वो। इसीलिए अच्छे से शब्द रूप धातु रूप नियम आदि को एकदम ध्यान से देख करके याद कर लेना है आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कक्षा को शुरू करते हैं। तो प्रथम अभ्यास में ही यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जो क वाला भाग होगा शब्दकोशों का, उसके अंदर कौन कौन से शब्द होंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, है ना। तो अब कुछ सर्वनाम शब्द ले रहे हैं। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के शब्द हमने देख लिए थे। प्रथम पुरुष के अंदर सर्वनाम आया था सह तौते, मध्यम पुरुष के अंदर आया था त्वम युवाम यूयम, है ना। अब उत्तम पुरुष की बारी आ रही है। ठीक है, अब उत्तम पुरुष के प्रयोगों को हम देखेंगे तीसरे अभ्यास में। तो इसमें क्या आता है, मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है, तो मैं का संस्कृत होता है अहम, हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम, और हम सब का संस्कृत होता है वयम, है ना। अहम आवाम वयम, है ना। और ये सब शब्द रूप और धातु रूप आप लोगों को याद करने जो जो शब्द आते जा रहे हैं। ठीक है, एक एक तो मैं करा रहा हूं, लेकिन अगर आप अधिक सीखना चाहते हैं तो आपको ये जो 3 आ गए ना, अहम आवाम वयम, इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसके पूरे शब्द रूपों को आप लोगों को याद कर जाना है उसी दिन। ठीक है, बाकी ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर करके चलेंगे। जिसका स्तर कम है, थोड़ा सा वीक है वो, बाकी जो पढ़ चुका है इन चीजों को बार बार, वो एकदम दिमाग में उसको बिठा ले, है ना। तो अच्छे से आप लोगों की चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, ये क्या है, सर्वनाम है। आगे भी इसमें दिखा रहा है कि ये सर्वनाम है। ठीक है, अब आगे कुछ संज्ञा शब्द भी आ रहे हैं, जैसे रमा। रमा का अर्थात क्या होता है, लक्ष्मी। बाला, बाला का मतलब क्या होता है, लड़की। कन्या, कन्या का भी अर्थ क्या होता है, लड़की। लता का मतलब लता। कथा का मतलब कथा। कहानी का कथा या कहानी, का मतलब है कथा या कहानी। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल। पाठशाला का मतलब पाठशाला। विद्या का मतलब विद्या, है ना। तो आप सभी देख रहे होंगे सबसे पहला वाला जो अभ्यास था उसके अंदर कौन कौन से वर्ण आए थे, रामः, मनुष्यः, बालकः, ईश्वरः, है ना, ग्रामः, नृपः। जो दूसरा वाला अभ्यास था उसके अंदर किस प्रकार के संज्ञा शब्द आए थे, इस प्रकार के आए थे जो नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं। फलम, पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम, भोजनम, जलम, राज्यम, है ना, गृहम। इस प्रकार के नपुंसक लिंगवाची शब्द आए थे। अब जो तीसरा वाला जो हमारा अभ्यास है, इसमें क्या हो रहे हैं, आकारांत शब्द आ रहे हैं। ऐसे शब्द जिनके अंतिम में क्या है, आ है, जैसे कन्या, बाला, है ना, रमा, ठीक है, विद्या, पाठशाला, क्रीड़ा, ठीक है, कथा, लता, है ना। सभी के अंतिम में क्या आ रहा है, आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं आकारांत शब्द।
और लगभग सभी क्या है, स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं। और इन सभी का रूप जो है वो आगे भी नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर सूचना के रूप में, कि रमा से लेकर के विद्या तक के जो शब्द है ना, सभी रमा की तरह चलेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों का होमवर्क है, आज का जो शब्द रूप है वो रमा शब्द का रूप आप लोगों को याद कर लेना है। और रमा शब्द का रूप याद करने से आप लोगों को फायदा क्या होगा, कि आप लोग रमा, विद्या, बालिका, छात्रा, नायिका, पाठिका, ये जो भी आते हैं ना आकारांत वाले, पाठशाला, विद्या, क्रीड़ा, कथा, लता, कन्या, बाला, सभी के शब्द उसी प्रकार से बनेंगे। तो आप लोगों को एक शब्द रूप याद करने का कितना बड़ा लाभ हो रहा है ना। तो इसीलिए रमा का शब्द रूप आप लोगों को याद कर लेना है। मैं कक्षा के उपरांत ही ये शब्द रूप अच्छे से खोज करके ढूंढ करके भेज दूंगा। ठीक है, तो रमा का शब्द रूप आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं ख वाले भाग पर। शब्द कोशों के अंदर ख वाला जो भाग है ये धातुओं का भाग होता है। इसके अंदर क्रियाएं होती हैं। ठीक है, धातु होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या धातुएं अब और इसमें शामिल हो रही हैं, जुड़ रही हैं शब्दकोशों के अंदर। तो पहली धातु है दृश्य। दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। दृश्य का रूप कैसे चलता है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, है ना। इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो इसको याद रखना है। हर इस अभ्यास में हर एक धातु जो है वो थोड़ा सा अलग होकर के उसका रूप बनता है, तो इसको याद रखना है। नीचे भी लिखा हुआ आएगा नियमों के अंदर, लेकिन अभी से भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब एक स्था धातु है, इसका अर्थ क्या होता है, रुकना। स्था धातु का क्या अर्थ होता है, रुकना। इसका रूप कैसे चलता है, तिष्ठति, है ना। इसका रूप कैसे चलता है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। एक सद धातु है, इसके आगे आई सद धातु। सद का मतलब क्या होता है, बैठना। तो इसका रूप कैसे चलता है, सीदति, सीदतः, सीदन्ति। आगे पा धातु है। पा का मतलब क्या होता है, पीना। तो इसका रूप कैसे चलता है, पीबती, पीबतः, पीबन्ति। तो आप सभी ने इन शब्दों को सुना हुआ है, बस मूल धातु को याद रखना है कि धातु क्या है, मूल पा। मैंने बताया था ना कि सभी धातुएं कहाँ कहाँ से निकल निकल करके आ रही हैं। तो महर्षि पाणिनि का एक ग्रंथ है धातु पाठ, जिसके अंदर 2000 धातुएं हैं। और उन्हीं 2000 धातुओं में से कुछ कुछ धातुओं का ये कलेक्शन करके एक एक शब्दकोश के अंदर इनको बिठाते हैं। ठीक है, दृश्य हो गया, स्था हो गया, सद हो गया, पा हो गया। आगे है घ्रा धातु। घ्रा का मतलब क्या होता है, सूंघना। इसका रूप कैसे चलता है, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। आगे स्मृ धातु है। स्मृ धातु का रूप चलता है स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। इसका मीनिंग सिंपल है, स्मरण करना, है ना। आप सभी ने सुना है, देखा है, जोड़ पा रहे हैं, स्मरण करना, तो स्मृ धातु, स्मरति। आगे जी धातु है। जी का मतलब क्या होता है, जीतना। तो इसका रूप भी चलता है जयति, जयतः, जयंती, है ना। तो सभी धातुओं को आपने सुना हुआ है, बस मूल धातु को भी याद रखना है कि इसी का एक स्वरूप है, इसी का हल्का सा बदला हुआ स्वरूप है ये धातुओं का रूप। ठीक है, अब आगे ग शब्द है। ग के अंदर क्या आता है, शब्दकोशों के अंदर ग के अंदर अव्यय पद आते हैं। ठीक है, अव्यय अथवा क्रिया विशेषण वाले पद आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से अव्यय आ रहे हैं कि इतः। इतः मतलब यहां से। ततः, ततः का मतलब क्या हो गया, वहां से। यतः, यतः का मतलब जहां से। कुतः, कुतः का मतलब कहां से। किम का मतलब क्या। कथम का मतलब क्यों और कैसे। न का मतलब नहीं, है ना। तो किम मतलब क्या, कथम मतलब क्यों या कैसे, और न मतलब नहीं। ये तो बहुत आसान है, ये सब आप लोगों को याद है। अब ये इतः मतलब यहां से, ये कैसे हो गया। तो आप सभी ने पहले वाले पाठ में देखा था कि दूसरे वाले पाठ में आया था या पहले वाले पाठ में ही आया था, हाँ पहले वाले पाठ में आया था, पहले वाले अभ्यास में। अत्र मतलब यहाँ, तो अत्र का ही इतः कर दिया, यहां से। ठीक है, तत्र मतलब क्या था, वहां, तो तत्र का ही क्या कर दिया, ततः कर दिया, मतलब वहां से। यत्र का मतलब क्या था, जहां, और यतः कर दिया उसी का, तो क्या हो गया, जहां से। पुत्र का मतलब क्या था, कहां, तो कुतः कर दिया, इसका अर्थ क्या हो गया, कहां से। तो बस तह तह इस प्रकार से एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, और इन अवयवों का क्या है, अर्थ अलग हो जा रहा है, से करके अर्थ आ जा रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है, थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ करके याद करेंगे
तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्दकोश थे हमारे। आज भी कितने शब्दकोश ऐड हो रहे हैं इसमें? 50 पहले देख चुके थे और ये 25 है ना, तो आज हमारे 75 शब्दकोश हो गए। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना है, समझना है, बार बार याद कर लेना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो व्यर्थ है। ठीक है, रचनानुवाद कौमुदी की विशेषता है कि इसमें इस प्रकार से लिखा गया है ना कि इससे सरल, इससे साइंटिफिक कुछ हो ही नहीं सकता जो आसानी से आपको संस्कृत भाषा में निपुण बना दे। ठीक है, तो इसीलिए अच्छी प्रकार से हर एक चीज को इसमें देखना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छोड़ दो। ठीक है, हर एक चीज को देखना है। तो सूचना में कह रहे हैं कि रमा से लेकर के जो विद्या तक के शब्द रूप है ना, ये रमा के समान चलेंगे, ये पहले ही हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया। और दृश्य से लेकर के जी के समान, जो जी के साथ में जो धातु रूप है, क्रियापद है, ये भवती के समान चलेंगे। ठीक है, भवतीवत मतलब भवती के तुल्य, भवती के समान। अब आगे कुछ नियमों को इसमें बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग लट लकार पढ़ रहे हैं। लट लकार का मतलब वर्तमान काल होता है। इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग ज्यादा होगा। आज के वाक्यों में उत्तम पुरुष अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, इसका प्रयोग ज्यादा होगा, इसी को हल्का सा निर्देशित कर रहे हैं। कुछ वर्णमालाओं का भी इसमें करेंगे जो हमने पहले ही पाठ में पढ़ लिया है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ये रमा शब्द का प्रथमा और द्वितीय का शब्द रूप है, क्योंकि अभी कर्ता और कर्म कारण के पास ही हम लोग पहुंचे हैं। तो ये दो रूप आप सभी याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आप सभी को एक एक क्रम से मैं बुलवाऊंगा। रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, ये प्रथमा और द्वितीय का शब्द रूप है। अब इसी के समान रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, पाठशाला पाठशाले पाठशालाह, पाठशालाम पाठशाले पाठशालाह। इतना इतना बोलना है, जो ऊपर के शब्द आए ना, ये बस इतना आपको बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले वंदना जी आप बोलेंगी। जो विद्या आया था ना ऊपर, विद्या शब्द रूप शब्द आया था, उसका दो विभक्तियों में रूप इसको देख करके चलाइए। विद्या का शब्द रूप शीघ्रता से करेंगे, विलंब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। विद्या विद्ये विद्याः, हाँ विद्यां विद्ये विद्याः। ठीक है, बहुत सुंदर। सुरेंद्र जी आप बताएंगे लता का शीघ्रता से। लता लते लताः, लताम लते लताः। ठीक है, बहुत सुंदर। और आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन कौन है। अंकिता जी आप बताएंगी, क्या आया था ऊपर? आया था ना, बाला आया था शायद शब्द रूप। कथा का आप बताइए अंकिता जी, कथा का शब्द रूप। सर कथा कथेन कथा, कथाम कथेन कथमा, कथा। कथाह, कथाह। अच्छे से मुंह को खोल खोल करके बोलना है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। संस्कृत बोलने में मुंह को पूरा ऊपर नीचे हर एक प्रकार से खोलना है। संस्कृत भाषा बोलने से मुख का व्यायाम होता है, ध्यान रखिए। तो बोलना है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे। हाँ म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए शीघ्रता से। आगे कन्या शब्द का रूप आप बताएंगे पूरन सिंह जी, शीघ्रता से, विलंब नहीं करेंगे। कन्ये कन्याः, कन्यां कन्ये कन्या। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। आगे चलेंगे, कौन है? आगे माया जी आप बोलेंगे रूप क्रीड़ा का। क्रीड़ा का रूप आप बोलेंगी दो विभक्तियों में। जी क्रीड़ा, क्रीड़ा क्रीड़ा क्रीडे क्रीड़ा। क्रीड़ा क्रीडे क्रीडा, क्रीडाम क्रीडे क्रीडाः। ठीक है, खुशबू जी आप बोलेंगी रूप पाठशाला का। खुशबू जी जुड़ी है नहीं है? हाँ बोलिए। जी गुरु जी। पाठशाला पाठशाले पाठशालाः, पाठशालां पाठशाले पाठशालाः। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे अंकित जी आप बोलेंगे कन्या शब्द का रूप दो विभक्तियों में।
कन्या कन्ये कन्या कन्याम कन्ये कन्या। ठीक है। आगे आरती जी अब तक बची हुई हैं, आप बोलेंगी बाला शब्द का रूप। बालाः बालाम बाले बालाः। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। आगे अब चलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द रूप आप लोगों को एकदम दिमाग में बिठा लेना है। रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह। फिलहाल इतना। और आज की कक्षा के बाद जब कल की कक्षा में मिलेंगे तो सातों विभक्तियों में इस रूप को याद कर लेना है, ठीक है। तो आगे इसमें कह रहे हैं कि इसमें भू धातु का जो है उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, है ना। तो भवामी भवावह भवामह ये सब आप लोगों को पहले बता दिया है मैंने, ठीक है। आमी आवह आमह इस प्रकार से प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा। और अहम आवाम वयम के साथ ही इनका प्रयोग होता है, ठीक है। तो हर एक धातु में इस प्रकार से आप लोगों को घटा करके देखना है। जैसे अब आगे नीचे बता रहे हैं किस किस धातु का रूप कैसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि लट लोट लट लकार लोट लकार लंग विधिलिंग। चलिए इन सबको बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी उसको देखते हैं ना। जब आएगा लोट लकार वगैरह तो देख लेंगे। तो दृश्य धातु को पश्य हो जाता है और इसका रूप कैसे चलता है? पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथः पश्यथः पश्यामि पश्यावः पश्यामः, ठीक है। तो ये पश्यामी इस प्रकार से इसमें दिखा दिया कि उत्तम पुरुष में पश्यामी बनता है। स्था धातु का क्या बनता है? तिष्ठति, है ना। और इसका क्या बनेगा उत्तम पुरुष में? तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। इतना आप लोगों को इस चैप्टर के लिए याद रखना है। सद धातु का क्या बनता है? सीद सीदति। तो इसका रूप कैसे चलेगा? सीदामी सीदावः सीदामः, ठीक है। आगे पा धातु है, पाद धातु का रूप कैसे चलेगा? पिबती। तो इसका उत्तम पुरुष में क्या रूप बनेगा? पिबामी पिबावः पिबामः। आगे घ्रा धातु है, इसको जिग्र हो जाता है तो इसका रूप चलता है जिघ्रति। तो इसका उत्तम पुरुष में किस प्रकार से रूप बनेगा? जिघ्रामी जिघ्रावः जिघ्रामः, ठीक है। गम धातु है, गम को गच्छ आदेश हो जाता है तो इसका रूप बनता है गच्छति। तो इसका रूप कैसे चलेगा? गच्छामि गच्छावः गच्छामः। आगच्छ एक होता है आने के लिए, तो उसका भी क्या बनता है? आगच्छति। तो इसी प्रकार से आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः, ठीक है। तो अब चलिए, अब आप सभी लोगों को क्या करना है ना, उत्तम पुरुष का रूप आप सभी लोगों को बोलना है एक एक धातु का, ठीक है। मैं नाम बोलता जाऊंगा और आप सभी केवल उत्तम उत्तम पुरुष का बोलेंगे। मैं धातु बस बोलूंगा और आप सभी उसका रूप उत्तम पुरुष में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से अब चलते हैं। सबसे पहले आरती जी का नंबर। दृश्य धातु का रूप बोलिए उत्तम पुरुष में। पश्यामि पश्यावः पश्यामः। ठीक है। अंकित जी आप बोलेंगे स्था धातु का रूप उत्तम पुरुष में। बोलिए, आवाज आई नहीं आपकी, फिर से एक बार बोलिए। स्था धातु का रूप तिष्ठ आदेश करके होता है। तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठामः। ठीक है, चलिए आगे कौन है? खुशबू जी हैं, आप बताइए सद धातु का रूप किस प्रकार से बनेगा उत्तम पुरुष में? सीदामि सीदामः सीदावः। हे भगवान, सीदामी सीदा वह सीदा मह। आपने मह को पहले क्या कर दिया था, वह को बाद में कर दिया था, है ना। तो सीधा मी सीधा वह सीधा मह। चलिए बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। आगे कौन है? माया जी आप बताएंगी। आगे पा धातु का रूप आप बताएंगी। पिवामि पिवावः पिवामः। चलिए बहुत सुंदर। आगे पूरन सिंह जी आप बताएंगे घ्रा का रूप। घ्रा धातु का रूप आप बनाएंगे उत्तम पुरुष में। क्या सर? घ्रा धातु स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने गोला किया हुआ है। इस धातु का रूप बताइए उत्तम पुरुष में, मैंने अभी बोला था। जिग्रति करके जिग्रामि जिग्राव। जिग्रा
हाँ बोलिए बोलिए आगे। जिग्रामी, जिग्रावा, जिग्राम, जिग्रामा। जिग्रामः। हाँ जिग्रामा। सुरेंद्र जी आप गम को बताइए, गम का क्या होगा? गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। हाँ बहुत सुंदर। आगे वंदना जी आप बताएंगे स्मृ का रूप क्या बनेगा? स्मृ। स्मरामि, स्मरामः, स्मरावः, नहीं, स्मरामि, स्मरावह, स्मरामि, स्मरामः। स्मरामः। ठीक है। अंकिता जी आप बताएंगे जी का रूप कैसे बनेगा? जी धातु का रूप बनता है जयति की तरह, क्या बनेगा उत्तम पुरुष में? बताइए अंकिता जी, बोलिए, गलत सही कुछ भी आए, जो भी आ रहा है बोलिए, कोई बात नहीं। जैसा किसका शब्द रूप सुनाना? जी का धातु रूप उत्तम पुरुष का। जियामि, जीवावः, जीवामः। जयामि, जयावह, जयामह। ठीक है, जयामि, जयावह, जयामह, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे के नियमों पे हम लोग चलते हैं। वर्णोच्चारण इत्यादि का आगे आ रहा है, वर्णों के बारे में आ रहा है। तो ये मैंने कल आप लोगों को नोट करवा दिया था, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, इसीलिए मैं आगे नहीं करूंगा। और ये संधि नियम इत्यादि के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का जब कौमुदी में 15 या 20 अभ्यास हो जाएगा तभी मैं संधि शुरू करवाऊंगा अलग से, तो इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नियम नंबर 1 8 है, इसमें भी हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस स्मृ धातु के साथ में द्वितीया होती है, बस इतना ही हमें जानना है। आगे जो खेद पूर्वक दुख पूर्वक जब स्मरण करते हैं तो इसमें षष्ठी होता है, तो कह रहे हैं कि 14वां अभ्यास देखिए, तो हम ये अभी नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि हम तीसरे अभ्यास पर हैं। तो सिंपल बस इतना इसका अर्थ समझिए कि स्मृ धातु का जहां भी प्रयोग होगा तो उसमें द्वितीया हो जाएगा, उसका जो कर्म होगा उसमें द्वितीया हो जाएगा, है ना। पाठ याद करता है तो पाठम स्मरति, ईश्वर को याद करता है तो ईश्वरम स्मरति। ठीक है, तो बहुत सरल सा नियम है, कुछ इतना कठिन नहीं है इसमें। अब आगे वाक्यों का नंबर आता है। अब आप सभी से मैं एक एक वाक्य पूछूंगा, आप सभी विलंब नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा एक अभ्यास पूर्ण करने में ही देखिए कितना टाइम हो गया, 7:45 हो गए। तो 15 मिनट तक हमें वाक्यों को का अभ्यास करना है, ताकि मैं आधे घंटे में जो मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए लेसन प्लान, उसको मैं आधे घंटे के अंदर आप लोगों को पढ़ा सकूं, है ना। तो शीघ्रता से बोलेंगे जिसका जिसका नंबर आएगा। ये आपके सामने शब्द रूप है, शब्दकोश है, इन्हीं शब्दों में से सारे वाक्य होंगे। धातुओं का रूप इत्यादि होगा तो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, वैसे मैंने सब आपको करा दिया है अभ्यास, है ना। तो ये शब्द रूप आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब मैं एक एक करके आप सभी से वाक्य पूछता हूँ। तो सबसे पहले आरती जी आप बताएंगी मैं लिखता हूँ, इसका अनुवाद कीजिए। अहम लिखामि। चलिए अंकित जी आप बताएंगे मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं यहाँ बैठता हूँ। जी अहम बोलिए। हाँ, यत्र अत्र, यहाँ बैठता हूँ ना, अत्र अत्र तिष्ठामि। अहम तिष्ठामि, बहुत। अत्र तिष्ठामि। चलिए आगे अंकिता जी आप करेंगी एक वाक्य, छोटा सा वाक्य, मैं पढ़ता हूँ, इसका वाक्य आप बनाइए। अहम पठामि। अहम पठामि, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। हाँ खुशबू जी आप बताएंगी मैं वहां से आता हूँ, बनाइए इसका वाक्य। आमि। फिर से एक बार बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई आती। अहं ततः आगच्छामि। हाँ बहुत सुंदर। आगे माया जी आप बताएंगी मैं जहां से आता हूं वहीं जाता हूं। यतः आगच्छामि, ततः गच्छामि। एक बार फिर से बोलेंगी। अहम यतः हम्म, आगच्छामि, ततः गच्छामि।
ठीक है, ततः मत कीजिए, तत्र कीजिए। नहीं, तत्र गच्छामि, तत्र गच्छामि। तत्र गच्छामि, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे कौन है? पूरन सिंह जी, आप बोलिए। मैं खेल देखता हूँ। मैं खेल देखता हूँ। मैंने अहम स्क्रीन पर कुछ गोला किया। हाँ बोलिए। अहम क्रीडां हाँ, क्रीडा दृश्यामि। पश्यामी, बताया था ना, अब सबसे पहले आई थी दृश्य धातु, पश्य हो जाता है ना उसको। ठीक है, हाँ, चलिए, पश्यामि। बहुत सुंदर। आगे कौन है? सुरेंद्र जी है ना। चलिए, आप बताएंगे। मैं विद्या पढ़ता हूँ। अहम विद्यां पठामि। चलिए, आगे कौन है? वंदना जी, आप बोलेंगी। मैं क्या देखता हूँ। वंदना जी, आप बोलेंगी। मैं क्या देखता हूँ। अहम किम पश्यामि। पश्यामी, बहुत सुंदर। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ। चलिए, एक फिर से कीजिए आप वंदना जी, आपके ओर से चलते हैं ऊपर की तरफ, है ना। मैं लता को देखता हूँ। बताइए। अहम लता पश्यामि। लताम, लताम पश्यामी। ठीक है, अहम लताम पश्यामी। चलिए, सुरेंद्र जी, आप वाक्य बनाएंगे। मैं राम का स्मरण करता हूँ। अहम रामस्य स्मरणं करोमि। नहीं, सुधार कीजिए इसमें। बोले यहाँ पे राम का है ना, षष्ठी विभक्ति होगी। षष्ठी का रूप तो मैंने अभी समझाया ही नहीं है, नियम वगैरह। अहम रामम स्मरामि। हाँ, अहम रामम स्मरामि। चलिए, ठीक है। पूरन सिंह जी, आप बताइए। मैं राज्य जीतता हूँ। मैं राज्य जीतता हूँ, इसका बनाइए वाक्य। पूरन सिंह जी। जी 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 जी, सर दोबारा बोल दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। मैं राज्य जीतता हूँ। मैं राज्य अहम जीत, हाँ। राज्यम हम्म, बोलिए आगे। अ, जयामी, ज- जयामि। जयामी, हाँ, जयामी। ठीक है, जयामि, जयामि। ठीक है। चलिए, चलिए। माया जी, आप वाक्य बनाएंगी। मैं जल पीता हूँ। पीता हूँ। अहम जलम पिबामि। ठीक है। खुशबू जी, आप वाक्य बनाएंगी। मैं फूल सूंघता हूँ। अहम पुष्पम जिघ्रामि। चलिए, आगे अंकित जी, आप वाक्य बनाएंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। आवाज नहीं आई। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अहम पुस्तकम पठामि। चलिए, आगे अंकिता जी, आप हैं। आप वाक्य बनाएंगी। हम दोनों पाठशाला जाते हैं। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, बनाइए। अंकिता जी, गलत होगा तो कोई बात नहीं, है ना, मैं ठीक करूंगा उसको। आप बनाइए। चलिए, आप शायद आवाज, हाँ बोलिए। वया आवाम। आवाम। हम्म, आवाम सर एक बार पाठ सेंटेंस बता। हम दोनों पाठशाला जाते हैं। हम दोनों पाठशाला। वयम आवाम, विद्यालय। हम दोनों आप पाठशाला जाते हैं। बोलिए, बोलिए, बोलिए। आवाम पाठशाला आवाम गच्छामि। पाठशाला गच्छावह, है ना। गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः, आया था ना नीचे। पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः, है ना। भवामि, भवावह, भवामः। चलिए, ठीक है। तो पहले की क्लासेस को देखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। कल की क्लास में आपका बहुत बड़ा होमवर्क है। आपको 4 क्लासेस को तैयार करके आना है ना, नहीं तो फिर आगे समझ नहीं आएगा। आगे आरती जी हैं, आप वाक्य बनाएंगी। हम दोनों लता देखते हैं। आवाम लताम दृश्यावह।
शुद्ध कीजिए इसको। पश्यावह। चलिए फिर से एक वाक्य आप ही कीजिए, बनाइए। हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग क्या बोला? हम लोग सत्य बोलते हैं। भवन्तः सत्यम हम लोग है, हम लोग, हम लोग, हम लोग मतलब सभी ना। हम सभी, हाँ हम सब। हाँ, भवन्तः सत्यम वदावः। हम लोग है, हम सभी, आप सभी नहीं है, हम सभी है। अच्छा, हम्म, वयम सत्यम वदावः। वदामः है ना, वदामी, वदावः, वदामः। ठीक है। अंकित जी आप वाक्य बनाएंगे। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जी। वयम हम्म, कथम, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? आ, वयम हम्म, अत्र हम्म, कथम हम्म, तिष्ठामः। तिष्ठामः। बहुत सुंदर। आगे खुशबू जी आप वाक्य बनाएंगी। वह क्या याद करता है? सः किं स्मरणं करोति? नहीं, ठीक कीजिए, शुद्ध कीजिए। सः किं स्मरणं स्मरते, स्मरति, बस हो गया। आम सः किं स्मरति? चलिए माया जी आप वाक्य बनाएंगी। वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? कथम जलम न पिबन्ति? एक बार फिर से बोलिएगा। ते कथम जलम न पिबन्ति? हाँ, बहुत सुंदर। पूरन सिंह जी आप आगे का वाक्य बनाएंगे। तुम कहां से आ रहे हो? पूरन सिंह जी आप वाक्य बनाएंगे। तुम कहां से आ रहे हो? त्वं कुत्र आगच्छसि? त्वम कुतः है ना, कहां से। ठीक है, कहां से। स्क्रीन दिख रही है आपको? कुतः या कुत्र? पुत्र अच्छा, नहीं, कुतः होगा, कहां से है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए ओके, अच्छा, बहुत सुंदर। कुतः। हाँ, बहुत सुंदर। सुरेंद्र जी आप वाक्य बनाएंगे। हम वहां से नहीं आ रहे हैं। वयम ततः हम्म, न आगच्छामः। बहुत सुंदर। वंदना जी आप वाक्य बनाएंगी। मैं वहां से आ रहा हूं। अहम अहम ततः आगच्छामि। हाँ, अहम ततः आगच्छामि। बहुत सुंदर। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे वाक्य बनाए। गलती तो किसी ने भी की नहीं। चलिए अब ठीक है। अब मैं एक वाक्य बोलूंगा जो अशुद्ध होगा। ठीक है, आप सभी को उसे शुद्ध करना है। जिसका मैं नाम बोलूंगा वे उसको शुद्ध करेंगे। ठीक है, तो एक वाक्य है अहम दृश्यामि। अहम दृश्यामि। पूरन सिंह जी आप इसे शुद्ध करेंगे। पूरन सिंह जी इसे दोबारा बोलिए। अहम दृश्यामि, इसको शुद्ध कीजिए। आवाज नहीं आ रही। और सभी को आवाज आ रही है क्या मेरी? बताएंगे एक बार। जी आ रहे हैं। ठीक है, आरती जी आप इसको शुद्ध कीजिए। अहम दृश्यामि। अहम पश्यामि।
ठीक है, म्यूट कर लीजिए। पूरन सिंह जी, भी आएगा आपका नंबर। आगे एक वाक्य है कि आवाम जलम पावह। आवाम जलम पावह। अंकित जी, आप इसको शुद्ध करेंगे। आवाम जलम हम्म, पिबावह। पिबावह, बहुत सुंदर। आगे है वयम सदामह। वयम सदामह। खुशबू जी, आप इसे ठीक कीजिए। वयं सीदामः। हाँ, बहुत सुंदर। आगे है सुरेंद्र जी आपके लिए, अहम घ्रामी। अहम घ्रामी, शुद्ध कीजिए इसको। अहम जिघ्रामि। अहम जिघ्रामी। माया जी, आपके लिए वाक्य है त्वम स्थासी। त्वम स्थासी। त्वम त्वम स्थास्यति, त्वम नहीं त्वम तिष्ठसि। तिष्ठसि। चलिए, बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए। चलिए, तो आप सभी ने बहुत अच्छा अभ्यास बनाया। अब हम लोग चलते हैं चतुर्थ अभ्यास पे, ठीक है। क्योंकि तीसरे अभ्यास में कोई विशेष नियम था नहीं, कुछ अलग प्रकार के शब्द रूप थे, वो आप सभी ने देख लिए। और अभी क्या है, प्रारंभिक ये शुरुआत है इस कौमुदी की, इसीलिए बहुत आसान आसान अभ्यास है। इसीलिए मैं दो दो अभ्यास आप सभी से करा रहा हूँ। जब आगे कठिन आ जाएगा तो उसको एक एक अभ्यास किया करेंगे, ठीक है। और ज्यादा कठिन आएगा तो एक एक अभ्यास को भी दो दो दिन तक समझा करेंगे। अब इस अभ्यास में लेकिन कुछ समझने वाली चीजें होंगी तीसरे अभ्यास में, तो उसको अब ध्यान से आप लोगों को समझना है, क्योंकि इसमें समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा पहले, और आप सभी के लिए होमवर्क ये है एक, कि आप सभी को जो जो भी इसके वाक्य होंगे ये आप सभी को बना करके भेजना है। और भेजने का समय आप सभी को पता ही है ग्रुप में कब भेजना है। कल शाम को 5:50 से लेकर के 6 बजे तक, इन 10 मिनट के अंदर आप सभी को जो होमवर्क वाला जो ग्रुप है, प्रश्नोत्तर, शंका समाधान तथा गृह कार्य, इस वाले समूह में भेजना है। किसी को भी निजी रूप से नहीं भेजना है, ठीक है। और आप लोग अगर संस्कृत के ही केवल वाक्य बनाएंगे तो अच्छा होगा, और बाकी हिंदी का भी साथ साथ में वाक्य आप लोग बनाते हैं तो ये आप लोगों की इच्छा है। संस्कृत का भी वाक्य बनाएंगे तो मैं वाक्य चेक कर लूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो कल शाम का ये आपका काम होगा। अब चलिए, ये अभ्यास थोड़ा सा कुछ नई चीजें इसमें ऐड हो रही हैं, तो इसीलिए हमें इसको समझना पड़ेगा, है ना। अब जो सामान्य है उसके लिए मैं टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जो असामान्य है उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आज मैंने क्री धातु का रूप भी आप लोगों को कहा था ना याद करने के लिए, इसीलिए कहा था क्योंकि इस अभ्यास में इसका प्रयोग हुआ। तो क्री धातु का रूप तो मैंने पूछा नहीं आज, और आज टाइम भी चूंकि नहीं है, तो कल पूछूंगा मैं इसका रूप, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से याद करके आइएगा। तो सबसे पहले इसमें क वाला पार्ट नहीं है, इसमें भी क्या है 25 शब्दकोश नए जुड़ रहे हैं, और इसमें क वाला जो भाग था संज्ञा या सर्वनाम वाला वो इसमें नहीं है, ख वाला भाग इसमें सीधा सीधा दे रहे हैं, ठीक है। तो ख वाले भाग में क्या होती हैं, धातुएं होती हैं, क्रियापद होते हैं। तो कौन कौन सी धातुएं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्री धातु, क्री है धातु, इसका अर्थ होता है करना, है ना। करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, है ना। अब करना का करती, करता, करंती, ये सब वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्री धातु का रूप थोड़ा सा अलग बनता है, करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथा, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। अभी फिलहाल के लिए करेंगे तो एक लकार में याद कीजिए, और बाकी हमेशा के लिए करना है तो 5 लकारों में तो बिल्कुल रट जाइए इसको, है ना। अच्छे से कर जाएंगे तो हमेशा काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे, सबसे पहले क्री धातु है, इसका मतलब है करना। एक अस धातु है, उसका मतलब क्या होता है, होना। जैसे अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः, है ना। इस प्रकार से इसका रूप बनता है, जिसको है बोलते हैं ना। राम बालक है तो रामः बालकः अस्ति। तुम क्या हो, त्वम किम असि, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रूप बनता है। तो आप लोग बना लेंगे, क्योंकि 3 अभ्यास करते हुए आ रहे हैं। तो अस्ति, स्तः, सन्ति का प्रयोग इस प्रकार से हो जाता है। एक धातु है चुर, इसका मतलब क्या होता है, चुराना। इसका रूप कैसे बनता है, चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति,
तो रूप हल्का हल्का अलग हो रहा है। हर अभ्यास में कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा, इसको ध्यान से फोकस करके याद करना है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि सारे के सारे अभ्यास तो एक प्रकार के ही हैं, सब एक कर लिया हमने तो पूरी कॉमेडी हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है ना, साथ साथ में करना है। हर एक अभ्यास आपको कुछ नई चीजें सिखा रहा है, ठीक है। एक धातु है चिंत, इसका मतलब है चिंतन करना अथवा सोचना, और इसमें क्या है, इसका रूप कैसे बनता है, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, ठीक है। तो सरल है, एक प्रकार के रूप बनेंगे। ये कथ धातु है, कथ का मतलब होता है कहना, तो कथयति, कथयतः, कथयन्ति, इस प्रकार से रूप बनता है। आगे अंतिम जो इसमें धातु है भक्ष, भक्ष का मतलब होता है खाना, तो भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा, ठीक है। तो इसमें 6 जो है ये धातुएं अलग से ऐड हुई, क्री, अस, चुर, चिंत, कथ और भक्ष। तो 6 धातुओं को आप लोगों को अच्छे से इनके रूपों को चला चला करके देख लेना है, लट लकार में वर्तमान काल वाले उसमें, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे ग वाला पद आ गया। इसमें क्या होते हैं, अव्यय और क्रिया विशेषण वाची शब्द होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले और अव्यय क्या ऐड हुआ इसमें, इत्थम मतलब होता है ऐसे, तथा मतलब क्या होता है वैसे, यथा मतलब क्या होता है जैसे, ठीक है। आगे कथम का मतलब क्या होता है कैसे, अपि का मतलब क्या होता है भी, एव का मतलब ही, च का मतलब और, किंतु का मतलब किंतु, परंतु का मतलब परंतु। तो किंतु, परंतु, अपि, च, ये सब आप लोगों ने सुने सुने से हैं, हल्के हल्के, है ना। सभी लोग संस्कृत बैकग्राउंड से हैं यहाँ पर, एक ही 2 लोग बस अलग से हैं, तो आप सभी सुने हुए हैं, लोक व्यवहार में भी इसका प्रयोग होता रहता है, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। अब आगे इत्थम है, जैसे इतः मतलब यहाँ से था, तो इसी प्रकार से इसमें जोड़ सकते हैं कि ऐसे हो गया। ततः मतलब वहां से था, तो ये वैसे हो गया। यतः मतलब जहां से था, तो ये यथा मतलब जैसे हो गया, ठीक है। तो हल्का हल्का संबंध है। कुतः मतलब कहाँ से था, तो ये कथम मतलब कैसे हो गया, है अलग अलग अव्यय, इनके रूप नहीं चलते, लेकिन हल्का हल्का इसमें समानता देखने को मिलती है। तो मैं याद करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे ये 10 तक की गिनती है। एका मतलब 1, द्वौ मतलब 2, 3 मतलब त्रय मतलब 3, चत्वारा मतलब 4, पंच मतलब 5, षट मतलब 6, सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, नव का मतलब 9, 10 का मतलब 10, ठीक है। तो ये 10 तक की गिनती है। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10। अब आगे इसको अच्छे से और डिटेल में भी बताऊंगा, इसलिए मैं आगे अभी बढ़ा रहा हूं। तो इसमें क्या है, करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, अस्ति, स्त, संति, इसके रूप आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों को याद करने हैं, ऊपर मैंने बता दिया है। ये चुर आदि जो धातुएं थी, चोरयति, चिंतयति, कथयति, भक्षयति, इस प्रकार से इनका रूप चलेगा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और आगे इसमें प्रत्याहारी इत्यादि का है, वो मैं अभी आ रहा हूँ, प्रत्याहार भी अभी मैं आ रहा हूँ। और आगे ये अंतिम एक नियम नंबर 9 है, ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि च का मतलब क्या होता है, और अभी ऊपर वाले शब्दकोश में था। तो इस नियम में ये कह रहा है कि ये जो च का प्रयोग होता है ना संस्कृत में, तो उसमें क्या है कि हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद किया जाता है, ठीक है। संस्कृत में इसका ध्यान रखना है आपको। जैसे फल और फूल अगर कहीं आ गया, फल और फूल वाक्य में कहीं आ जाता है, तो उसका किस प्रकार से अनुवाद होगा, फलम पुष्पम च, ठीक है। जैसे राम और श्याम आ गया, तो रामः श्यामः च, ठीक है। वंदना और अंकिता आ गया, तो वंदना अंकिता च, ठीक है। अंकित जी का नाम आ गया और सुरेंद्र जी का नाम आ गया, तो अंकितः सुरेंद्रः च, ठीक है। माया जी का नाम आ गया, खुशबू जी का नाम आ गया, तो माया खुशबू च, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। तो च का प्रयोग बाद में करना है, बीच में न करके दोनों शब्दों के बाद में करेंगे। फल और फूल, फलम पुष्पम च, राम और श्याम, रामा श्यामा च, वंदना अंकिता च, है ना। इस प्रकार से करेंगे। अगर आप फलम च पुष्पम करते हैं तो ये अशुद्ध हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है, दोनों शब्दों के बाद में ही च का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा नियम है, अधिक कठिन नहीं है। रामा श्यामा च, राम लक्ष्मण च, राम सीता च,
है ना, रामः रावणः च, ठीक है। तो ये सरल सा नियम है, इस नियम के आधार पर आप लोगों को वाक्य बना के लाना है कल, जो भी इसके वाक्य हैं। वाक्य 20 या 22 होंगे अच्छे से बना करके, और समय मैंने बता दिया है, फिर से आप लोगों को बोलता हूँ। समय होगा इसका 5:50 से लेकर के 6 बजे के बीच में आप लोगों को भेजना है कल शाम को, है ना। उसके बाद भेजेंगे तो वो मैं चेक नहीं करूंगा आप लोगों का, उससे पहले भेजेंगे तब भी चेक नहीं होगा, उसी समय भेजना होगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए बस छूट होगा समय इत्यादि का, कि वो लोग भेज सकते हैं, लेकिन वो अगर पहले भेजना होगा तो मेरे से पहले बात कर लेंगे और निजी रूप से भेजेंगे फिर वो लोग, ठीक है। नहीं तो आप लोग अनुकरण करके लिख लेंगे ना, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो अब आगे इस अभ्यास में प्रत्याहार के बारे में बातचीत आई है, तो मैंने प्रत्याहार आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा एक तैयार किया है, जिससे आप लोगों को अच्छे से प्रत्याहार समझ में आ सके, है ना। तो अब इसको ध्यान से समझना है, ये एक नया बिंदु ऐड हो रहा है ना, ठीक है। ये आपके अभ्यास में भी आ चुका है, तो इसीलिए आपको सीखना चाहिए। हालांकि इसकी आवश्यकता आपको बेसिक संस्कृत वर्ग के बैच में नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं सूत्रों के अंदर जा करके आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, केवल बेसिक संस्कृत हमें पढ़ना है। जब माध्यमिक पढ़ेंगे तब सूत्रों के अंदर जा करके शंका समाधान शास्त्रार्थ सब करेंगे वहां पे, है ना, ठीक है। तो अगर ईश्वर की कृपा बनी रही तो हम लोग जनवरी में माध्यमिक संस्कृत वर्ग शुरू करेंगे, तो उस समय हम लोग गहराई से पढ़ेंगे। ये बेसिक संस्कृत है, तो सामान्य सामान्य पढ़ेंगे। एक बार मेरी आवाज आप सभी तक जा रही है कि नहीं जा रही है, एक बार बोलेंगे आप सभी। आप लोग सोए तो नहीं है? एक बार जी लिख करके आप सभी एक मैसेज कीजिए। आ रही है भ्राताश्री? जी जी जी, आर्य महोदय बहु सम्यक आगच्छति। चलिए, हाँ चलिए, अच्छा है। वाईफाई की व्यवस्था है ना यहाँ पर, तो सम्यक आना चाहिए आवाज, आनी चाहिए आवाज, है ना। चलिए, आवाज अच्छे से आ रही है। और मैं आप सभी को बताऊं तो ये जो टीचमिंट जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर अगर आप लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो आपको, अगर मैं कैमरा ऑन करता हूं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा हूँगा। ये जो पीडीएफ शो हो रहा होगा ये भी आपको बहुत हाई क्वालिटी में दिख रहा होगा, और आपका थोड़ा सा डाटा अधिक लेता है ये, है ना। लेकिन अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं और आप रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, तो टीचमेंट थोड़ा सा वीडियो और क्लास की जो क्वालिटी होती है ना, उसे कम करके सेव करता है। तो इसीलिए मैं लाइव क्लास में जुड़ने का आप लोगों को फायदा बता रहा हूँ, कि लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो अच्छी क्वालिटी में वीडियो, ऑडियो और सारी चीज़ें, ये जो पीडीएफ है इसको भी देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, अच्छे से। तो लाइव क्लास में आप सभी को आना है इसीलिए। चलिए, अब आगे चलते हैं, प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो प्रत्याहार का सीधा सीधा अर्थ होता है संक्षेपीकरण, ठीक है। ये एरो के रूप में मैंने लिखा हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ क्या क्या होता है, सीधा सीधा संक्षेपीकरण। प्रत्याहार मतलब संक्षेपीकरण, किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है, ठीक है। अब नीचे इसमें आया हुआ है कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहारः। तो ये इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, एक लाइन की, इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि प्रत्याह्रियन्ते, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, संक्षिप्यन्ते, अर्थात संक्षिप्त किया जाता है, संक्षिप्त किए जाते हैं, वर्णाः वर्ण, अनेन जिसके द्वारा, उसे क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं, है ना। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा कि वर्णों का संक्षेपीकरण जिसके द्वारा किया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे हिंदी में, कैसे कैसे प्रत्याहार कहला रहा है। तो क्या होता है ना, मैंने आप सभी को जब पहली वाली हमारी कक्षा हुई थी तो व्याकरण परंपरा के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, कि प्राचीन समय में बहुत सारे व्याकरण के जानने वाले विद्वान लोग हुए, और सभी लोगों ने अपने अपने समय में संस्कृत भाषा के अंदर क्या है ना, मिलावट ना हो जाए, इसका व्याकरण जो है वो शुद्ध बना रहे, और इसकी भाषा के अंदर जो है ना रूढ़िवादी ना आ पाए, रूढ़िता ना आ पाए, इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग समय पर व्याकरण बनाया था, ठीक है। और सभी का जो व्याकरण था ना, बहुत बड़े रूप में था, क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर शब्दकोश बहुत सारे हैं, वाक्यों का प्रयोग इतने इतने प्रकार से होता है, इतने सारे शब्दकोश हैं कि व्याकरण बहुत बड़ा हो जाया करता था, ठीक है। तो
तो अब उनको लिखना होगा अगर स्वरों के बारे में कि अ से लेकर के अ तक के जो स्वर हैं वो यहाँ पर इस रूप में प्रयुक्त हो जाएंगे। तो अगर इतना बड़ा ये लोग क्रम लिखेंगे अ आ ई उ ऐसे से कर करके जब लिखेंगे तो उन लोगों का व्याकरण और विशाल होता जाएगा, है ना। तो व्याकरण को संक्षिप्त करने के लिए प्रत्याहारों प्रत्याहारों का निर्माण किया गया। ठीक है, अब ये प्रत्याहार किस किस प्रकार से होते हैं ये मैं आपको एक दो सूत्रों में घटा करके दिखाऊंगा आगे, लेकिन अभी समझना है कि प्रत्याहार क्या क्या करते हैं ना, इसके अंदर वर्ण बहुत सारे आ जाते हैं। बस ये 2 वर्णों का नाम लेंगे उसके अंदर 10 वर्ण आ जाएंगे, और किसी 2 का लेंगे उसके अंदर 5 वर्ण आ जाएंगे, और किसी 2 वर्णों का बस नाम लेंगे उसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे वर्ण, 20-25 वर्ण तक आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को प्रत्याहार का मतलब क्या करना है, संक्षेपीकरण, कि जिसके द्वारा वर्णों को वर्णों का संक्षेपीकरण किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं ना, प्रत्याहार कहते हैं। ये इसकी सरल सी परिभाषा है। ठीक है, अब आगे साइड में भी कुछ लिखा हुआ है, इसको तोड़ करके भी यदि आप समझना चाहें तो प्रति आहरणम प्रत्याहारः। ठीक है, प्रति आहरणम प्रत्याहारः, तो ये क्या करता है प्रत्याहार, तो प्रत्याहार अपने बीच में आने वाले सभी वर्णों को अपने अंदर समेट लेता है। ठीक है, आहरण कर लेता है, उसको अपने अंदर समेट लेता है, वर्णों का समावेश कर लेता है। जैसे मैंने बताया ना कि स्वर अ से स्टार्ट होते हैं, है ना, और अ तक चलते हैं हिंदी भाषा में, है ना, अ तक चलते हैं इस प्रकार से। तो प्रत्याहार क्या करेगा ना, अ से लेकर के अ तक के जितने भी स्वर होते हैं कुछ इस प्रकार से करेगा कि सारे के सारे केवल इसी में आ जाएंगे, है ना। तो संस्कृत में इसी को अच कहते हैं, अच के अंदर सभी स्वरों की गणना हो जाती है। ठीक है, इसी को प्रत्याहार कहेंगे। अगर अच कह देंगे तो सभी स्वर आ जाएंगे, अगर हल कह देंगे तो सभी के सभी व्यंजन आ जाते हैं, है ना। अब ये कैसे कैसे आते हैं आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रत्याहार, है ना। इस परिभाषा को थोड़ा सा और लिखा हुआ है नीचे, इसको भी हम लोग समझते हैं कि प्रति आहरणम प्रत्याहार, ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्याहार अपने बीच में आने वाले सभी वर्णों को अपने अंदर ही समेट लेता है। ठीक है, और आगे क्या करता है, एक और चीज करता है कि वर्णों का स्वयं के अंदर आहरण मतलब समावेश, वर्णों का स्वयं के अंदर ही समेटना ये होता है, और स्वयं से ही उन वर्णों का ग्रहण भी कराता है ना। अब अच जो था, मैंने कहा ना कि अच के अंदर सभी स्वर आ जाते हैं संस्कृत भाषा में, आगे अभी कैसे आते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, है ना। अच के अंदर सभी स्वर आ गए, है ना। तो इसने 2 काम किया ना, एक तो स्वरों को अपने अंदर इसने समेट लिया, और दूसरा इसने क्या काम किया, दूसरा ये काम किया कि जब भी स्वरों का हमें ग्रहण करना होगा तो हम इसी से ग्रहण कर लेंगे, अच से ही, है ना। तो वर्णों को अपने अंदर समेट भी रहा है और अच से ही क्या कर रहा है, सभी वर्णों का ग्रहण भी करा रहा है, स्वरों का ग्रहण भी करा रहा है। तो ये 2 काम करता है, इसी को कहते हैं प्रत्याहार, है ना। अब थोड़ा सा इसको कहीं घटा करके देखते हैं हल्का सा, और कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं इसको समझते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो ये देखिए इतने ये प्रत्याहार होते हैं। आप लोगों के फोन में पीडीएफ पूरा दिखता है पेज का या आधा ही भाग केवल दिखता है, बताएंगे जरा एक बार। गुरुजी पूरी दिख रही। पूरा ना, हाँ लैपटॉप में आधा आधा ही दिखता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्म किया। चलिए ठीक है, तो पूरा दिखता है फिर तो अच्छा है, मुझे देखने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ये जो प्रत्याहार है ना ये 14 होते हैं। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र होते हैं वो 14 होते हैं। ठीक है, प्रत्याहार सूत्रों को ही माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, ये प्रत्याहार सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्याहार सूत्रों को ही माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रत्याहार सूत्रों को माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, है ना, ये भी प्रश्न आता है। तो इस विषय में अलग अलग मंतव्य हैं, है ना। एक बहुत प्रसिद्ध मंतव्य ये है कि महर्षि पाणिनि जो थे उनको जब व्याकरण अपना लिखना था तो उन्होंने महादेव शिव जी की तपस्या की, तो शिव जी ने डमरू बजाया अपना, और उसके बाद जो ये 14 सूत्र थे ये निकल करके आए। ठीक है, तो एक मान्यता ये है,
और बाकी अलग अलग मान्यताएं हैं, और हम जहां जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं उसका मतलब क्या निकल करके आता है कि माहेश्वर शिव नाम के ना एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हुए हैं, बहुत बड़े व्याकरण के जानने वाले विद्वान व्यक्ति हुए, जिनका अपना एक व्याकरण का ग्रंथ था। ठीक है, जो व्याकरण का जो ग्रंथ है वो समय के साथ तो विलुप्त हो गया, तो उन्होंने अपने व्याकरण के ग्रंथ के आरंभ में ये 14 प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण किया था, जिसका बहुत सारे व्याकरण के ग्रंथ को लिखने वाले लोगों ने समय के अंतराल के साथ में प्रयोग किया था। ठीक है, तो माहेश्वर शिव जी के द्वारा ये 14 जो सूत्र हैं ये बनाए गए थे, इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र का नाम भी दिया जाता है कि ये माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी इनका अन्य नाम एक प्रत्याहार सूत्र भी होता है। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र किस लिए? क्योंकि इन्हीं सूत्रों के द्वारा वर्णों का संक्षेपीकरण किया जाता है ना। तो ये जो सूत्र हैं ये 14 हैं, और इसमें वर्णमालाएं सारी आ जाती हैं, जो भी है ना वर्णमालाएं सारी आ जाती हैं, और इन्हीं का व्याकरण में प्रयोग होता है। तो हम चूंकि व्याकरण के अंदर नहीं जाएंगे इस कक्षा में, लेकिन बेसिक संस्कृत वर्ग है, प्रारंभिक संस्कृत वर्ग है, तो आप लोगों के दिमाग में इसका प्रवेश भी होना चाहिए कि ये प्रत्याहार कुछ होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार 14 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रत्याहार कौन सा है, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? अ ई उण, अ ई उण। दूसरा प्रत्याहार है री रिक, री रिक, री रिक। ठीक है, तीसरा प्रत्याहार कौन सा है? ए ओंग, ए ओंग। चौथा प्रत्याहार कौन सा है? ऐ औच, ऐ औच, ऐ औच। तो ये सभी आप लोगों को याद कर लेना है। संस्कृत के लगभग सभी विद्यार्थी हैं, तो आप सभी ने सुने होंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे और आपके बहुत काम आएगा ये आगे चल के। पांचवा कौन सा प्रत्याहार है? हयवरट, हयवरट, हयवरट। छठा प्रत्याहार कौन सा है? लर्ण, लर्ण। इस प्रकार से। सातवां प्रत्याहार कौन सा है? यमंगणनम, यमंगणनम, यमंगणनम। आठवां प्रत्याहार कौन सा है? झभय, झभय, झभई, ऐसे करके झभई, इस प्रकार से बोलेंगे इसको, है ना। आगे चलते हैं हम लोग, और अगला जो प्रत्याहार है वो कौन सा है? घ ध धश, घढ़धश, घढ़धश, घढ़धश। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। अगला जो प्रत्याहार है वो कैसे होगा? जबगडदश, जबगडदश, जबगडदश। ठीक है, अगला जो प्रत्याहार है उसको कैसे बोलेंगे? ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट तव, च ट तव, ख फ छ ठ थ, च ट तव। 12वां प्रत्याहार कौन सा है? प्रत्याहार सूत्र कौन सा है? कपय, कपय, कपय। ठीक है, अंतिम वाले का पूरा उच्चारण नहीं करना है हमें, इसलिए कपय। आगे प्रत्याहार कौन सा है? श श सर, श श सर, स श सर, श श सर। ठीक है, अंतिम प्रत्याहार कौन सा है? 14वां हल, हल। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्याहार हैं, इनको एक क्रम से आप लोग याद कर लेंगे। एक बार याद कर लेंगे तो कभी नहीं इसको भूलेंगे। ठीक है, अ ई उण, री रिक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लर्ण, यमंगणनम, झभय, घढ़धश, जबगडदश, खफ छठ थ, चट तव, कपय, श श सर, हल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रत्याहार सूत्र हो। हाँ जी, मुझे एक बार मैं रीडिंग कर लूं। हाँ आप बोलिए, बिल्कुल। आ ई उण, री रिक, ए ओंग, आई औच, हा या वरट, लण, यमगणनम, झभई, घढ़धश, जबगडदश,
हम्म, ख फ छ ड थ ट ड तौ हम्म, तपई हम्म, श श सर हम्म, अंत। बहुत सुंदर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब इनसे प्रत्याहार कैसे बनता है ना, प्रत्याहार का प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझते हैं। तो प्रत्याहार में क्या करते हैं ना, सबसे पहला वाला जो होता है इनका, या कोई भी वर्ण हम लोग एक वर्ण पहले लेते हैं और किसी भी इन सूत्रों में से अंतिम वर्ण को हम लोग ले लेते हैं। जैसे इसमें क्या कर लिया हमने, ण को ले लिया है ना। तो इनसे मिला करके कौन सा प्रत्याहार बनता है, अण प्रत्याहार बनता है। ठीक है, अ और लास्ट में क्या था, न पे हलंत है ये, तो अण प्रत्याहार इससे मिला करके बन गया, अ और न, अण प्रत्याहार हो गया। तो ये किन किन वर्णों का, मैंने क्या बताया था कि ये अपने अंदर वर्णों का समावेश कर लेते हैं, है ना, अपने बीच में आने वाले वर्णों का समावेश कर लेते हैं, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आ गए, तो सबसे पहले यहां से काउंट करेंगे, जहां से शुरू होगा वहां से काउंट करेंगे, और जो हलंत वाला होगा उससे, उसको छोड़ करके जो उससे पहले पहले तक के जो भी वर्ण होंगे वहां वहां तक के वर्णों का हम लोग इसमें समावेश कर लेंगे, उनका ग्रहण कर लेंगे, है ना। तो अ और न जो प्रत्याहार हमारा बना, इसके अंदर 3 वर्ण आ जाएंगे, अ, ई और उ। ठीक है, ये माउस से टाइप हो रहा है, बाकी आप लोग श्रवण करेंगे ज्यादा। ठीक है, टाइपिंग आदि का इसमें बहुत छोटा छोटा दिखता है, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा करके ना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अ लिया, और एक हलंत वाला जो होगा वर्ण ना उसको ले लेंगे, और इन दोनों के बीच में जो भी वर्ण आएंगे और जहां से शुरू करेंगे उसको प्रारंभ करके, और जो भी हलंत वाला वर्ण होगा उससे पहले पहले तक के सारे वर्णों का समावेश इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा प्रत्याहार एक और आपको दिखाता हूं मैं, कैसे कैसे प्रत्याहार कार्य करता है, और कैसे कैसे देखिए संक्षेपीकरण हो रहा है, केवल अण कहने से अ ई उ ये 3 वर्णों का ग्रहण हो जा रहा है। ऐसे ही सबसे पहले अ है, अ को फिर से हम लोग ले लेते हैं, है ना, अ को हमने ले लिया। अब आगे जो नीचे वाला है ना क, इसको हम लोग ले लेंगे इस बार। ठीक है, अ के बाद हमने ले लिया क। ठीक है, अब ये हो गया अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार हो गया। तो मैंने क्या कहा था कि जहां से शुरू करेंगे उसको ले करके, और जो ये हलंत वाला वर्ण होगा उसको छोड़ करके उससे पहले पहले तक के सारे वर्णों का समावेश इसके अंदर हो जाएगा। तो कितने वर्ण आगे इसके अंदर, अ ई उ, और ये जो हलंत वाला होगा इसको हमेशा छोड़ देंगे। ठीक है, हर किसी प्रत्याहार में हलंत वाले वर्णों को कट कर देंगे, उसको छोड़ करके जो बाकी के वर्ण होंगे केवल उनको ही लेंगे हम लोग। तो अ ई उ और री और री, है ना, ये 5 वर्णों का समावेश हो गया केवल अक कहने से ही। ठीक है, अक कहने से ही ये 5 वर्णों का समावेश हो गया। तो थोड़ी बहुत सावधानियां इसमें बरतनी है, बहुत आसान है चीज। ठीक है, अब आगे खुशबू आप बताएंगे। ठीक है, ये हमने यहां से लिया अ, और ये जो है ना च, आई औच वाला हमने च लिया। ठीक है, अ लिया और हमने च लिया। तो इसको थोड़ा सा समझा करके इसको बताइए, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, बताइए। जी। तो पहले हम अच प्रत्याहार बनाने के लिए अ, ई, उ, अण के ये 3 पहले लेंगे। उसके बाद में हम रील रिक में से री और री ये 2 लेंगे। ए ओंग का ए ओ लेंगे, और ए आउच में से ए और औ लेंगे। तो जो हमारे हलंत वाले व्यंजन है इनको छोड़ के हम स्वरों को सभी को लेंगे अच में, अच प्रत्याहार में। चलिए बहुत सुंदर। तो आप सभी जो और लोग हैं, आप लोगों को समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है कार्य। वंदना जी आपको समझ में आया, अंकिता जी आपको समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है प्रत्याहार आदि बनते कैसे हैं, जी सर। आ गया समझ में। तो चलिए एक दो प्रत्याहारों का और अभ्यास करते हैं तो आप लोगों को समझ में और आ जाएगा। ठीक है, अब आगे एक और प्रत्याहार है, जैसे हमने ई को लिया
और यहाँ पर हमने ले लिया क को, ठीक है। इक प्रत्याहार हमने किया, ठीक है। अंकिता जी आप बोल करके बताएंगी कौन कौन से वर्णों का ग्रहण इसके अंदर होगा इक प्रत्याहार के अंदर। तो ई होगा ऊ और री री। ई उ री और री, अरे वाह, समझ गए आप लोग तो एक ही बार में बताइए। चलिए वंदना जी अब आपका नंबर है। ये हमने लिया ए और आगे हमने लिया ये च, ठीक है। अब आप बताएंगे कौन कौन से वर्णों का समावेश होगा इसके अंदर एच के अंदर। ए ओ ए औ। ए ओ आई औ, है ना, उसको ए मत बोला कीजिए, आई और औ, ठीक है। आई औ, हाँ आई औ थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, डिफरेंस पता चलता है कि हाँ क्या क्या अलग है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है ना, एक मिनट, इस प्रकार से अब आगे एक और मैं थोड़ा सा पूछता हूं बस। अंकित जी आप बताएंगे भ्राता जी, ये जो अ है हमने इसको लिया, ठीक है, अ को हमने लिया और आगे जो ट है ना, ट को लिया हमने। अब इसके बीच में कौन कौन से आएंगे वर्ण आप बताइए बोल करके। अ ई उ री ली ए ओ आई औ ह य व र। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का समय हो चुका है और इसमें आप लोगों का जो चौथे अभ्यास में क्या क्या आप लोगों को करना है, इसमें पहले तो इसमें 20 वाक्य हैं, ये आप लोगों को बनाना है और इसके अलावा प्रत्याहार के निर्माण के लिए भी कुछ दिया गया है इसमें अभ्यास में, तो ये भी आप लोगों को मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उसमें आप लोग देख लेंगे। तो प्रत्याहार भी आप सभी लोग अपनी कॉपी में एक पेज में बना करके भेजेंगे, है ना, वाक्य भी करेंगे और प्रत्याहार भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और छोटी सी चीज इसमें बच रही है पहले वाले अभ्यास में, ये चौथे वाले अभ्यास में, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, नहीं तो फिर आगे आप लोगों को वाक्य बनाते हुए समस्या होगी, है ना। तो ये 10 तक की गिनती इसमें हुई थी ना, 1 से लेकर के 10 तक की, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी आप लोगों को सावधानी रखनी है ना, ये जो 1 2 3 और 4 तक के जो शब्द रूप होते हैं ना, ये जो संख्यावाची जो शब्द होते हैं ना, ये तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अभ्यास में निर्दिष्ट है नहीं है, इसीलिए मुझे अलग से इसको करना पड़ा, बताना पड़ेगा आप लोगों को ये, है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कॉपी हो तो कॉपी में नोट कर लेंगे, नहीं तो याद करके उसको समझ जाएंगे, है ना। 4 तक के जो संख्यावाची शब्द होते हैं ये तीनों लिंगों के लिए अलग अलग होते हैं, पुल्लिंग के लिए अलग होगा, स्त्रीलिंग के लिए अलग होगा, नपुंसक लिंग के लिए अलग होगा, ठीक है। अब कैसे कैसे होगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग आ रहा है ना, ये जो एक शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है, एक, एक शब्द का मतलब क्या होता है, एक, लेकिन ये एक किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए है, ठीक है। एक शब्द का मतलब एक है, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा, जैसे एकः बालकः, एकः रामः, ठीक है, एकः सुरेंद्रः, एकः पूरनः, एकः अंकितः, ठीक है, एकः अम्बरीशः। तो एक क्या है ना, ये एकः जो है एक के लिए पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होगा, ये एकः रामः, एकः कृष्णः, एकः बालकः, एकः विद्यालयः, ठीक है, एकः मोहनः, एकः श्यामः, पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब आगे वाला जो है ना एकम, इसका मतलब भी होता है एक, ठीक है, इस एकम का मतलब भी एक होता है, लेकिन ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, नपुंसक लिंगवाची शब्दों के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि ये जो एकम आ जाएगा तो समझ जाना कि एकम मतलब जैसे पुस्तकम, गृहम, वनम, सत्यम, राज्यम,
इस प्रकार से जो नपुंसक लिंगवाची शब्द थे उनके साथ में इसका प्रयोग होगा। मतलब एकम पुस्तकम, एकम भोजनम, एकम राज्यम, एकम गृहम, एकम वनम। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। अब आगे आता है एका। एका किसके लिए प्रयोग होगा? स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा एका। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए एका शब्द का प्रयोग होगा। इसका मतलब भी क्या होगा? एक। तो एका बालिका, एका रमा, एका पाठशाला, एका विद्या, एका रमा, एका कथा, एका वंदना, एका अंकिता, एका माया, एका खुशबू। ठीक है, तो ये जो भी स्त्रीलिंगवाची शब्द होंगे उसमें इसका प्रयोग होगा, है ना। तो इसी प्रकार से इन सभी में से द्वौ है तो द्वौ किसके लिए प्रयोग होगा? दो के लिए प्रयोग होगा, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। द्वौ बालकौ, द्वौ रामौ, द्वौ छात्रौ, द्वौ विद्यालयौ। ठीक है, अब आगे है द्वे। द्वे किसके लिए प्रयोग होगा? नपुंसक लिंग के लिए, और इसमें स्त्रीलिंग के लिए भी जो द्वे है ना वो भी द्वे ही होता है, दो के लिए। तो इसमें दोनों का लगभग सेम है, तो इसीलिए द्वे का दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। द्वे पुस्तके अथवा द्वे सीते, द्वे रमे, द्वे कथे, है ना। कथा कथे कथा रूप बनता है, तो द्वे कथे, द्वे बालिके, द्वे छात्रे, द्वे वंदने, द्वे अंकिते, है ना। और नपुंसक लिंग के लिए भी द्वे का प्रयोग होता है, तो पुस्तकम पुस्तके रूप बनता है, तो द्वे पुस्तके, द्वे नगरे, द्वे वने, द्वे राज्ये। ठीक है, द्वे पत्रे, द्वे पुष्पे, द्वे पुस्तके, द्वे फले। समझ गए? तो पुल्लिंग और नपुंसक के लिए लिंग के लिए एक ही, तो इसका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे चलते हैं तीन की संख्या वाले शब्द पर। तो इसमें जो त्रयः है ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका याद रखेंगे। त्रयः मतलब पुल्लिंग के लिए, जैसे त्रयः बालकाः, त्रयः मनुष्याः, त्रयः छात्राः, त्रयः अम्बरीषाः, त्रयः रामाः, त्रयः कृष्णाः। ठीक है, त्रयः युधिष्ठिराः। समझ गए? तो त्रयः का मतलब क्या हो गया? ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे तीन बालक, त्रयः बालकाः, तीन छात्र, त्रयः छात्राः। सरल है, बस इसको दिमाग में बिठा लेना है कि इस रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। अब आगे जो त्रीणी आ रहा है इसका मतलब भी क्या होता है? तीन। संख्या क्या होता है? इसका मतलब तीन, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है ये नपुंसक लिंग के लिए होता है। आप लोगों का टाइम 5 मिनट अधिक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य बना करके रुकेंगे, क्योंकि ये चौथे वाले अभ्यास के अंदर ही आ रहा है। तो अभी थोड़े से आसान से अभ्यास हैं, तो हम दो अभ्यास कर रहे हैं, आगे इसको एक कर देंगे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है, तभी आप अपना गृह कार्य अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो त्रीणी का मतलब क्या होता है? तीन, और ये किसके लिए आएगा? नपुंसक लिंग के लिए। जैसे त्रीणी पुस्तकानि, त्रीणी वनानि, त्रीणी गृहाणि, त्रीणी राज्यानि, त्रीणी पत्राणि, त्रीणी पुष्पाणि। ठीक है, नपुंसक लिंगवाची शब्दों के लिए आएगा तीन की संख्या में। अब आगे आ गया तिस्रः। तिस्रः किसके लिए है? स्त्रीलिंगवाची शब्दों के लिए, है ना। स्त्रीलिंगवाची शब्दों के लिए है। तो तिस्रः बालिकाः, तिस्रः कथाः, पाठशाला पाठशाले पाठशालाः, है ना। तो तिस्रः बालिकाः, तिस्रः पाठशालाः, तिस्रः विद्याः, तिस्रः क्रीडाः, तिस्रः कथाः, है। तीन कथाएं, तीन बालिकाएं। वंदना जी का नाम वंदना है, तो तीन वंदनाएं, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तिस्रः वंदनाः, है ना। अंकिता जी हैं, तो तिस्रः अंकिताः, इस प्रकार से। ठीक है, तो सरल है, बस इसको समझ लेना अच्छे से। और ये पीडीएफ में जो भी आप लोगों को मैं सेव करता हूँ टीचमेंट पर, वो सब आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये शनिवार को चेक होगा आप सभी का। ठीक है, अच्छे से इसको नोट करते जाएंगे, हर रोज का जो भी अतिरिक्त लिखवाया जा रहा है ना, ध्यान रखेंगे, क्योंकि पीडीएफ के सहारे कभी नहीं होना है हमें। आप अपनी कॉपी, अपना नोट्स तैयार करना है। ठीक है, आगे चार के लिए आया चत्वारः। तो इसमें किसके लिए आता है? चत्वारः मतलब चार, पुल्लिंग के लिए। जैसे चत्वारः बालकाः, चत्वारः छात्राः। सरल है, अब आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। चत्वारी का मतलब भी होता है चार, लेकिन ये किसके लिए आता है? नपुंसक लिंग के लिए आता है। जैसे चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि गृहाणि, चत्वारि पत्राणि, चत्वारि पुष्पाणि, है ना। इस प्रकार से प्रयोग होता है।
अब आगे आगे चतस्रः, तो तिस्रः के समान ही चतस्रः भी आता है। चतस्रः स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो ये रमा के लिए आएगा। चतस्रः रमाः, चतस्रः कथाः, चतस्रः पाठशालाः, है ना। इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। और बाकी 3 के बाद में, जब ये 4 के बाद में जब 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएगा, तो इसमें एक ही प्रयोग होता है। पंचबालकाः, पंचबालिकाः, पंचपुस्तकम, तीनों के लिए प्रयोग हो जाएगा। इसीलिए बस 4 तक का याद रखिए, बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से, और अच्छे से इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, अधिक कठिन नहीं है, ठीक है। तो और अब हमारी कक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। आप सभी लोग बहुत धैर्य पूर्वक जुड़े रहे हैं, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है जुड़े हुए। हाँ, आरती जी कुछ कह रही हैं क्या? नहीं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। और आप सभी को मैं बता दूं, इस बुधवार की कक्षा के बाद में, वेडनेसडे की क्लास के बाद में, आप सभी में से 5 या 6 विद्यार्थियों का चयन होगा, ठीक है। और आप सभी को मैं छोटा छोटा टॉपिक दूंगा, जो भी अभी तक की क्लासेस में पढ़ा दिया गया है। छोटा छोटा टॉपिक होगा, किसी का कारक होगा, किसी का विभक्ति होगा, किसी का नियम होगा, कोई ना कोई नियम होगा, ऐसे करके 5 विद्यार्थियों का लगभग होगा ऐसे करके। तो आप लोगों को बुधवार की कक्षा के बाद में नाम भेज दिया जाएगा और आप लोगों का विषय, और आप लोगों को उसके ऊपर अपना 15 मिनट का स्पीच तैयार करना है, व्याख्यान। आप लोगों का प्रेजेंटेशन होगा इस रविवार को, जो आगे वाला आएगा ना रविवार। तो बृहस्पति, शुक्र, शनि 3 दिन काफी होंगे आप लोगों को 15 मिनट का याद करने के लिए, तैयार करने के लिए। तो एक एक टॉपिक पर आप लोगों को बोलना होगा, और जो भी उस टॉपिक पर है मैंने पढ़ा दिया है, उसमें से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, जो आपने पहले से पढ़ा है, या कहीं से रिसर्च करके भी उसमें चीजें जोड़ सकते हैं। बस शैली इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप किसी को समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन व्याख्यानात्मक शैली से। आप पीडीएफ नहीं दिखाएंगे, ना आप देख देख करके बोलेंगे। जैसे मेरा कैमरा अभी ऑन है, इसी प्रकार से आपका कैमरा ऑन होगा, और आपको प्रेजेंटेशन देना है अपना, और बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, और उसमें बाहर के बच्चे भी आएंगे, जो बाहर के हैं ना बच्चे, उन लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो वे भी आकर के देखेंगे इसको। और इसके अलावा जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होगी उसको यूट्यूब पर भी, जो हमारा एकेडमी का जो चैनल बनाया है अभी, उस पर डाला जाएगा, सभी का अलग अलग दिन, ठीक है। तो आप सभी इसके लिए तैयार रहें, और इससे क्या होगा, आप लोगों के अंदर जो वक्तृत्व कला है ना, इसका विकास होगा। क्योंकि जब वीडियो ऑन होगा और आप लोग सामने से बोलने का अभ्यास करेंगे, तो इससे आप लोगों के बोलने की शैली में हर सप्ताह जब आपका नंबर आएगा, तब आपके अंदर सुधार होता जाएगा। और बोलने की शुरुआत कैसे कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अलग से भी बताऊंगा, और इस प्रकार से सामूहिक रूप से भी। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। मैं 5 विद्यार्थियों का नाम चुनूंगा पहले बार में, और केवल 15 मिनट आप लोगों को बोलना है, ठीक है। मीटिंग होगी इस प्रकार से। तो ये भी एक एक्टिविटी है जो मैंने बोला था आप लोगों को, उस लेटर में भी, सूचना पत्रक में भी मैंने बताया था कि वक्तृत्व कला का विकास करने पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कॉलेज वगैरह में ध्यान नहीं दे पाते हैं शिक्षक लोग, तो इसीलिए आप लोगों के अंदर ये अपूर्णता रह जाती है। लेकिन यहाँ आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। अब ये 2-3 सप्ताह तक तो हिंदी में बोलना है इसको, और इसी को 2-3 सप्ताह के बाद में संस्कृत में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये सारा सफर आप लोगों को तय करना है, इसीलिए कृपया निष्ठावान होकर के और प्रतिबद्ध होकर के पढ़ाई के लिए लग जाइए, ठीक है। आपको अपना निर्माण करना है, थोड़ा सा अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो कक्षा को हम लोग समाप्त करेंगे। 12 मिनट लेट हो गया आप लोगों का समय। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप लोग कह सकते हैं, नहीं तो कक्षा को समाप्त करेंगे। टॉपिक आप बताओगे हमें? हाँ, टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है।
मैं बताऊंगा आप लोगों को टॉपिक। गुरुजी, जी बताइए। गुरुजी वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। जब हम वा का उच्चारण करते हैं तो आवाज जीभ दांत पे स्पर्श नहीं होती। वा 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 हल्की सी होती है, ध्यान से देंगे ना तो हल्की सी स्पर्श होती है। वा 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 वा। चलिए करेंगे, वर्णोच्चारण वाला भी आने वाला है ना नंबर, उस दिन बात करेंगे अभी, ठीक है, कल या परसों में आने वाला है। और किसी का कोई प्रश्न हो, शंका हो? चलिए ठीक है, तो आप सभी को नमस्ते। गुरुजी, हाँ जो अंतिम वर्ण है उनको ठीक है, शुभ रात्रि महोदय। हाँ सुरेंद्र जी, कल करते हैं बात, ठीक है? अच्छे से। जो अंतिम वर्ण है जी, उनको प्रत्याहार में क्यों नहीं गिना जाता गुरुजी? कौन सा वर्ण? जो आयु में ना है, का है, एवं का है, ये तो उसकी विशेषता है ना, उनको काउंट कर लेंगे, जो हमें अभिप्राय चाहिए वो नहीं आएगा ना, इसीलिए उनको हटा रहे हैं। वो बस निर्माण के लिए है ना, वो प्रत्याहार के बनने के लिए, बनने की जो प्रक्रिया है बस उसके लिए ये हलंत वर्णों को रखा गया है, ये बन जाए। अण प्रत्याहार भी बन सकता है इसीलिए ण को रखा गया, अक प्रत्याहार भी बन सकता है इसीलिए क को रखा गया, है ना। अच प्रत्याहार भी बन जाए इसीलिए, अट प्रत्याहार भी बन जाए इसीलिए च को भी रखा गया, है ना। तो चलिए बाकी व्याकरण जब पढ़ेंगे ना गहराई से तब आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी बेसिक वर्ग है ना, ठीक है सुरेंद्र जी, अलग से भी बाकी बातचीत कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए कब करते हैं, सभी को नमस्ते, ठीक है, कल मिलते हैं निश्चित समय पर। नमस्ते। गुरुजी लास्ट में शांति मंत्र होना चाहिए। क्या जी? शांति मंत्र लास्ट में। हाँ बोलिए, आप बोल दीजिए आज, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।